मेपल लीफ सिटी के लिन फैमिली स्क्वायर में आज लिन परिवार का युवा पीढ़ी की परवरिश का परीक्षण करने का वार्षिक दिवस था। युवाओं का एक समूह परीक्षा देने के लिए कतार में खड़ा था। सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, लिखने के लिए कलम उठाई और निराशा भरे स्वर में बोले, लिन वेनबो, प्रारंभिक शारीरिक शक्ति प्रशिक्षण तृतीय स्तर, अयोग्य। मासिक वेतन में 30% की कटौती। अगला, लिन वेंजे, शारीरिक क्षमता में द्वितीय स्तर, अयोग्य, मासिक वेतन आधा कर दिया गया है। लिन वुलू, शारीरिक शक्ति प्रशिक्षण में चौथे स्तर की उत्तीर्ण, मासिक वेतन अपरिवर्तित। लिन वुवेई, शारीरिक शक्ति में 7वें स्तर की निपुणता, उत्कृष्ट, मासिक वेतन दोगुना। चौक में मौजूद 100 से अधिक युवकों और युवतियों में से कुछ खुश थे और कुछ चिंतित थे। उनमें से अधिकांश ने अपनी खेती में ज्यादा प्रगति नहीं की थी और मानक को पूरा करने में विफल रहने के कारण उनके मासिक वजीफे को आधा कर दिया गया था या 30% तक कम कर दिया गया था। उनकी प्रतिभा पहले से ही कमजोर थी और कम शिक्षा के कारण वे पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे और अपना जीवन यापन करने के लिए परिवार के मासिक भत्ते पर निर्भर रहते थे। अब वेतन में कमी का मतलब था पूरे 1 साल की कठिनाई, जिसमें धीरे धीरे पिछड़ते जाना शामिल था। यह अनुमान लगाना आसान था कि एक बड़े अवसर के बिना वे एक साधारण जीवन व्यतीत करेंगे। जिन युवाओं की साधना में सुधार हुआ था और जिनका वजीफा दोगुना हो गया था, वे स्वाभाविक रूप से खुशी से झूम रहे थे, अपने साथियों के सामने दिखावा करना नहीं भूल रहे थे, जिससे अन्य लोग ईर्ष्या से दांत पीस रहे थे, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ थे। आखिरकार यह एक निष्पक्ष प्रतियोगिता थी। परिवार के संसाधन सीमित थे और उन सीमित संसाधनों को प्रतिभाशाली लोगों को आवंटित करना परिवार के लिए अस्तित्व का एक नियम था, इसलिए उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। गुकिंग 9वें स्तर के चरम शारीरिक परीक्षण में उत्तीर्ण, वेतन दोगुना, साथ ही 20 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का पुरस्कार। अपने सामने खड़े उस सुंदर युवक को देखकर बुजुर्ग का मनोबल बढ़ गया। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था, गुकिंग बस असाधारण थी। 16 वर्ष की आयु में ही उसके पास 9वें स्तर की शारीरिक शक्ति थी। इससे मेपल लीफ सिटी का 1000 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया था। उसमें भविष्य में पर्पल मेंशन दायरे का विशेषज्ञ बनने की क्षमता थी। हालांकि गुकिंग लिन परिवार के वंशज नहीं थे, फिर भी वे कम उम्र से ही महान बुजुर्ग के शिष्य थे। यह स्थिति कृषि जगत में आम थी। साधना करने वाले परिवार कुछ प्रतिभाशाली लोगों को परिवार में शामिल करने के लिए भर्ती करते थे, जिससे परिवार में नए सदस्यों का समावेश होता था। भविष्य में वे परिवार की बेटी से शादी करेंगे, जिससे परिवार समृद्ध होगा और बेहतर योग्य वंशज पैदा होंगे, जो उन्हें पूरी तरह से परिवार से बांधे रखेंगे। गुकिंग की सगाई पहले से ही कुलपति की बेटी से हो चुकी थी और वह क्यूई संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद शादी पूरी कर लेगा। भाई गुकिंग सचमुच अद्भुत हैं। उनकी साधना की गति बहुत तेज है। मुझे याद है पिछले साल भाई गुकिंग केवल 6ठे स्तर पर थे और 1 साल में ही उन्होंने 3 स्तर पार कर लिए। काश मेरे पास भाई गुकिंग की आधी प्रतिभा भी होती। तुम छोड़ दो, वह प्रतिभाशाली है और कड़ी मेहनत करता है, तुम्हारा क्या? तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अप्रतिभाशाली हो और सारा दिन बेकार बैठे रहते हो, बस सपने देखते रहते हो। आसपास के युवकों की चापलूसी का सामना करते हुए गुकिंग ने केवल एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसके दिल में दबी कड़वाहट केवल वही जानता था, यह कैसी प्रतिभा है। यह तो सब कड़ी मेहनत का नतीजा था, और अगर वह प्रतिभाशाली भी था तो इससे क्या फर्क पड़ता है। वह इस छोटे से मेपल लीफ शहर में एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। अधिक से अधिक वह भविष्य में पर्पल मेंशन दायरे में प्रवेश कर पाएगा, जो उसके सपनों से बहुत दूर था। साधना करना कठिन है, स्वर्गारोहण से भी अधिक कठिन। गुकिंग के दिल में बेबसी का भाव उत्पन्न हो गया। एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में उन्होंने 10 वर्ष की आयु में अपने पिछले जीवन के ज्ञान को जागृत किया। उसने सोचा था कि वह उन वरिष्ठ पुनर्जन्म लेने वालों की तरह होगा, जिन्हें स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक सुनहरी उंगली प्राप्त होगी और उनकी यात्रा आसान होगी। सर्वोच्च विशेषज्ञ बनना, उंगली के एक इशारे से तारों को चकनाचूर कर देना, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से विचरण करना, शाश्वत जीवन जीना, युगों को नीचे से देखना, महासागरों को शहतूत के खेतों में बदलते देखना। लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। भाग्य का साथ न होने के कारण उसे हर कदम बेहद मुश्किल लगता था। उनकी वर्तमान साधना दूसरों की तुलना में 10 गुना अधिक परिश्रम का परिणाम थी। काश मुझे स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीक मिल जाती, गुकिंग ने मन ही मन सोचा।
दरअसल उसकी प्रतिभा बुरी नहीं थी, उसके पास उत्कृष्ट शारीरिक क्षमता थी। यदि उसके पास कोई गहन साधना तकनीक होती तो उसकी साधना की गति और भी तेज होती और वह भविष्य में और भी आगे बढ़ सकता था। साधना तकनीकों को स्वर्ग, पृथ्वी, जुआन और हुआंग श्रेणियों में विभाजित किया गया था। वह वर्तमान में हुआंग श्रेणी की एक शीर्ष स्तरीय तकनीक का अभ्यास कर रहा था, जो पहले से ही लिन परिवार की सर्वश्रेष्ठ तकनीक थी। गुकिंग ने एक बड़े शहर में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो उससे कम प्रतिभाशाली और कम मेहनती था, फिर भी उसकी साधना की गति उससे कहीं अधिक थी। क्या इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा? खेती बाड़ी की दुनिया में धन, साथी, तकनीक और जमीन वाली कहावत सिर्फ कहने की बात नहीं थी, यह एक गहरा सत्य था। लिन चेन शारीरिक क्षमता में प्रथम स्तर, बेहद कम प्रतिभा, कोई मासिक वजीफा नहीं। इस समय बुजुर्ग की ठंडी और घृणा भरी आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। ये फिर से वही निकम्मा है। धिक्कार है, भले ही वह निकम्मा हो, उसे चुपचाप रहना चाहिए। इसके बजाय वह लगातार युवा मुखिया की उपाधि का इस्तेमाल करके हमारे लिन परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। सभी युवक लड़कियां लिन चेन को घूर रहे थे, मानो वे उसके पास जाकर उसे 2 थप्पड़ मारना चाहते हों। आज न केवल लिन परिवार के सदस्य बल्कि मेपल लीफ सिटी के अन्य परिवार भी उनके साधना परीक्षण को देखने आए थे। ये लोग अब शरारती निगाहों से देख रहे थे और लिन चेन के सामने लिन परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। हालांकि इस मामले में शामिल लिन चेन अविचलित रहा। उसने उदासीनता से कंधे उचका दिए, उसकी शांत निगाहें मानो बाकी सभी को कचरा समझ रही थीं। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि बाकी सब नशे में हैं, सिर्फ मैं ही होश में हूं। दरअसल लिन चेन ने तिरस्कारपूर्ण और उकसाने वाली नजर से आसपास के वातावरण का जायजा भी लिया। पिछले कई वर्षों में उनका अनगिनत बार उपहास और अपमान किया गया था और वे इसके आदी हो चुके थे। ठीक है, बहस बंद करो, तुम सब जाओ और अपनी साधना का परीक्षण करवाओ, गो किंग ने गंभीर चेहरे से कहा। हालांकि उन्हें यह भी लगा कि लिन चेन को यहां आकर खुद को अपमानित नहीं करना चाहिए था और शायद उसे अब साधना भी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार लिन चेन 2 साल से साधना कर रहा था, अनगिनत औषधियां और चमत्कारी दवाएं ग्रहण कर चुका था। फिर भी वह अभी भी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के पहले स्तर पर ही था, जो स्पष्ट रूप से साधना के लिए अनुपयुक्त था। लेकिन इतने सारे लोगों के देखते रहने से आंतरिक कलह और भी शर्मनाक साबित होगी। इसके अलावा लिन चेन उसका बहनोई था और गुकिंग चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। उनके ससुर लिन जेंटियन अभी भी ऊंचे चबूतरे से देख रहे थे। ठीक है, कुछ युवक थोड़े अनिच्छुक थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उसे डांटना जारी रखना वास्तव में अनुचित था। इसके अलावा वे गुकिंग की इच्छाओं का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकते थे। हा, मेरा शिष्य इतनी कम उम्र में ही एक महान स्वामी का व्यवहार धारण कर लेता है। ऊंचे चबूतरे पर खड़े महान बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई और खिलखिलाकर हंसे। लिन जेंटियन को शुरू में काफी खुशी हुई कि गुकिंग उसके बेटे का बचाव कर रहा था, लेकिन महान बुजुर्ग के शब्दों को सुनकर उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। एक महान स्वामी का आचरण, क्या इसका यह मतलब नहीं था कि गुकिंग लिन परिवार के मुखिया बनने के लिए अधिक उपयुक्त थे? नी संदेह वास्तव में गुकिंग न केवल प्रतिभाशाली है बल्कि बुद्धिमान और शांत स्वभाव का भी है। सचमुच पुरुषों में एक ड्रैगन है। कई बुजुर्गों ने बिना किसी झिझक के इस बात का समर्थन किया। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत का सम्मान किया जाता था। लिन चेन की तुलना में वे गुकिंग को युवा कुलपति के रूप में नियुक्त करना पसंद करते थे। हालांकि गुकिंग लिन परिवार के वंशज नहीं थे, फिर भी उनकी शादी लिन चुकिंग से होने वाली थी। इसके अलावा गुकिंग की प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि वह निश्चित रूप से भविष्य में उनके लिन परिवार को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वह निकम्मे लिन चेन से अनगिनत गुना बेहतर था। भले ही भविष्य में गुकिंग कुलपति न बन पाए, लेकिन लिन चेन के कुलपति बनने की कोई संभावना नहीं थी। लिन परिवार केवल लिन जेंटियन का ही परिवार नहीं था। लिन जेंटियन बेशक लिन परिवार के सदस्यों के विचारों को जानता था। लिन चेन को देखते हुए उसके चेहरे के भाव बार बार बदलते रहे, मानो वह लोहे से इसलिए नफरत करता हो क्योंकि वह इस्पात नहीं बन पाया। गुकिंग के मन में एक कोमल मोहक स्त्री की आवाज गूंज उठी। गुकिंग ने अपने कदम रोक दिए। प्रणाली बाद गुकिंग ने मन ही मन मंत्रोच्चार किया। एक पल के लिए भी संकोच करना सिस्टम लॉर्ड का अपमान होगा। हालांकि सुपर थॉर्मेल नाम थोड़ा अजीब लग रहा था। गुकिंग ने अनगिनत वेब उपन्यास पढ़े थे,
लेकिन इस तरह के विचित्र सिस्टम नाम का सामना उन्होंने पहली बार किया था। वह सोच रहा था कि सुपर थॉर्नमेल का कार्य क्या है। डिंग, सुपर थॉर्नमेल सिस्टम की बाइंडिंग पूरी हो गई। मेजबान के पास एक न्यूबी गिफ्ट पैक है, क्या आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे? दावा करना। सर्वोच्च दाव हड्डी प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान को यिन यांग रेड दाव सॉन्ग प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। मेजबान को जन्मजात खजाने वाले दिव्य प्रतीक चिन्ह प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। सर्वोच्च दाव अस्थि, यह किस स्तर की अस्थि है? क्या यह सर्वोच्च अस्थि से भी अधिक शक्तिशाली है? अपने निवास पर वापस आकर गुकिंग ने तीनों शुरुआती पुरस्कारों को देखा और तुरंत पूछा। सर्वोच्च अस्थि जन्म से ही सर्वोच्च होती है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता की क्षमता निहित होती है। दाव अस्थि में महान दाव नियम समाहित होते हैं और यह एक सर्वोच्च दाव बीज है। गुकिंग ने कुछ देर तक पढ़ा और मन ही मन उनकी तुलना की। उसे लगा कि दाव हड्डी अधिक उन्नत थी। हालांकि किसी व्यक्ति की सर्वोच्च अस्तित्व प्राप्त करने की क्षमता हड्डियों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी कड़ी मेहनत, बुद्धि और थोड़ी सी किस्मत पर निर्भर थी। क्या वह केवल एक हड्डी के सहारे सर्वोच्च अस्तित्व प्राप्त कर सकता था? यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं था। क्या दाव हड्डी को जोड़ने से कोई घटना घटित होगी? गुकिंग के मन में एक महत्वपूर्ण समस्या का विचार आया। जैसा कि सभी जानते हैं, गहन काल्पनिक दुनिया में हड्डियां अक्सर आपदाओं से भरी होती हैं। वह फिलहाल बॉडी फोर्जिंग दायरे का सिर्फ 9वें स्तर का एक साधारण सैनिक था। अगर उसकी दाव हड्डी उजागर हो जाती तो क्या उसे कब्र से निकाला जाता? ऐसी घटनाएं होंगी जो दुनिया को हिला देंगी। यदि मेजबान को इसकी आवश्यकता नहीं है तो सिस्टम उन घटनाओं को सील कर सकता है। दाव हड्डी में कोई असाधारण घटना नहीं होगी। यह एक साधारण हड्डी से अलग नहीं दिखेगी। कोई भी इसके आर पार नहीं देख पाएगा और इससे दाव हड्डी की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे मेरे लिए तुरंत सील कर दो। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाता। गुकिंग ने कुछ और बार पूछा और समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद उसने चुपचाप फ्यूज का जाप किया। भूम! अचानक एक सर्वोच्च शक्ति अवतरित हुई। गुकिंग की चेतना धुंधली थी, मानो वह आदिम पूर्वज ऊर्जा के एक अंश में परिवर्तित हो गया हो, या शायद वह एक विशाल अराजक अंतरिक्ष में हो। कुछ समय बाद गुकिंग उस अफरा तफरी से जाग उठी। उसके शरीर पर गंदगी की एक मोटी परत दिखाई दी और गुकिंग तुरंत बगल वाले कमरे में बने स्नानघर में चली गई। खुद को रगड़ते समय उसने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए। गुकिंग को सहज रूप से यह एहसास हुआ, उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी और उसके शरीर के भीतर एक धुंधली दिव्य रोशनी थी, प्राचीन और रहस्यमय, जो उसके मांस और रक्त पर छा रही थी और उसका शरीर तेजी से विकसित हो रहा था। सिस्टम, मेरी वर्तमान क्षमता क्या है? उनकी पिछली संपत्ति 50,000 कैटी थी। अब जब यह कई गुना बढ़ गई थी तो उन्हें सटीक मात्रा का पता नहीं था। पता चल रहा है मेजबान की वर्तमान शक्ति 3 लाख कैटी है और यह लगातार बढ़ रही है। जब तक दाव हड्डी मौजूद है, मेजबान की शक्ति बिना रुके बढ़ती रहेगी। गुकिंग चौंक गई। उसने अभी तक कुछ किया भी नहीं था और उसकी ताकत 2.5 लाख कैटी बढ़ गई थी, जो 125 टन के बराबर थी। एक ही मुक्के से, यहां तक कि मध्य स्तर के छी संगणन क्षेत्र के साधक को भी संभवतः मारा जा सकता है। इसके अलावा दाव अस्थि लगातार उसके शरीर का विकास कर रही थी। क्या यह जीने से ही मजबूत होना और अंततः जीने से ही अजेय हो जाना नहीं था? मां, अब से तुम मेरी मां हो। हे माता, कृपया अपने बच्चे का प्रणाम स्वीकार करें। जिस किसी ने भी किसी प्रणाली को व्यवस्थित किया था, वह जानता था कि उसे मां कहना उचित था। गुकिंग का निराशाजनक और हताश साधना पथ, जिस क्षण उसने अपनी मां को बांधा, एक तारामय मार्ग में बदल गया, जो सीधे बादलों की छोटी की ओर ले जाता था। अपनी मां की सहायता से गुकिंग एक सर्वोच्च विशेषज्ञ कैसे नहीं बन सकता था? उंगली के एक इशारे से सितारों को चकनाचूर कर देना, दुनिया में स्वतंत्र और सहज। गुकिंग का दिल महत्वाकांक्षा से भर गया और उसने अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित किया, खुद को एक अमर सम्राट के रूप में साबित करना और फिर अनंत काल तक प्रभुत्व स्थापित करना। दुनिया को इसकी जरूरत हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब से वह इस गहन काल्पनिक दुनिया में आया था, अगर वह अनंत काल तक प्रभुत्व स्थापित नहीं करता तो उसमें खुद को पुनर्जन्मदाता कहने का साहस भी नहीं होता। होस्ट, कृपया इस सिस्टम को सुपर थॉर्नमेल सिस्टम कहें। एक आकर्षक, सौम्य महिला आवाज में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। मां। गुकिंग ने मां की नाराजगी की बिल्कुल परवाह किए बिना तुरंत अपना पता बदल लिया। बकवास, वह उसे उड़ाने ले जा रही थी। तिरस्कार की बात तो छोड़ ही दीजिए,
अगर माँ उसके चेहरे पर पैर भी रख देती तो भी वो खुश होता। इस सिस्टम को सुपर थॉर्नमेल सिस्टम कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, होस्ट के किसी भी दुश्मन के लिए सिस्टम सुपर थॉर्नमेल को सक्रिय कर देगा, जिससे सभी नुकसान वापस लौट जाएंगे। यदि मेजबान को किसी शत्रु द्वारा घायल किया जाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, तो क्षति दोगुनी होकर वापस प्रतिबिंबित होगी। यदि शत्रु की युद्ध शक्ति अचानक दोगुनी हो जाती है, तो मेजबान की युद्ध शक्ति भी दोगुनी हो जाएगी। मेजबान के प्रति शत्रुता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सिस्टम इंटरसेप्ट फंक्शन को सक्रिय कर देगा, जिससे दुश्मन को शुरुआती अवस्था में ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दुश्मनों को मारने पर मेजबान को सिस्टम पुरस्कार प्राप्त होंगे। सुनने के बाद गुकिंग को मानो एक चमकता हुआ इमोजी दिखाई दिया, एक बहुमुखी हास्यप्रद चेहरा जो हर तरह के नुकसान को दर्शाता है। क्या यह सही नहीं है? यदि शत्रु बलवान है तो मैं बलवान हो जाता हूं। यदि शत्रु दुर्बल है तो मैं बलवान हो जाता हूं। यदि वह शत्रु के हमले में घायल हो जाता है तो क्षति दुगुनी होकर वापस लौटेगी। इसका अर्थ है कि यदि वह घायल होता है तो शत्रु की मृत्यु हो सकती है। यदि वह मर जाता है तो शत्रु निश्चित रूप से मर जाएगा। इसके अलावा दुश्मनों को मारने से सिस्टम रिवॉर्ड भी मिलते हैं, जिससे खुशी दोगुनी हो जाती है। ये लहर चेहरों पर सवार अजगर, तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं हार सकता हूं? यिन यांग, ग्रेट डाओ सॉन्ग और अंतरिक्ष दिव्य प्रतीक प्राप्त करें। गुकिंग ने अपनी भावनाओं को शांत किया और बाकी 2 पुरस्कार प्राप्त करने लगा। यिन यांग ग्रेट दाओ सॉन्ग एक सर्वोच्च यिन यांग द्वैत साधना तकनीक थी। सर्वोच्च साधना तकनीक का अर्थ है कोई ऊपरी सीमा नहीं, कोई स्तर नहीं। गो किंग अनिश्चित काल तक इसकी खेती जारी रख सकता था। हालांकि यिन यांग ग्रेट दाओ सॉन्ग पारंपरिक साधना तकनीकों से अलग था, इसमें कोई स्तर विभाजन नहीं था। यिन यांग ग्रेट दाओ सोंग ने केवल यिन और यांग के मूलभूत नियमों का ही अभ्यास कराया, जो सीधे यिन यांग ग्रेट दाओ की ओर इशारा करता है। अंतरिक्ष दिव्य प्रतीक के बारे में गुकिंग ने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ के पिछले हिस्से पर बने टैटू को देखा। चांदी सफेद रंग का यह प्रतीकात्मक पैटर्न पहली नजर में साधारण लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर यह एक दूसरे पर चढ़े हुए रहस्यमय और विशाल प्रेतों की परतों जैसा लग रहा था, मानो यह किसी की आत्मा को अपनी ओर खींच सकता हो। अंतरिक्ष के दिव्य प्रतीक में अंतरिक्ष का महान दाव समाहित था, जो अंतरिक्ष में टेलीपोर्टेशन, अंतरिक्ष रक्षा और अंतरिक्ष हमलों की अनुमति देता था। फिलहाल उसकी ताकत बहुत कम थी, वह केवल 10 ली तक ही टेलीपोर्ट कर सकता था और बचाव के लिए स्पेस डिवाइन रॉन का उपयोग कर सकता था। वह अभी तक अंतरिक्ष दिव्य प्रतीक का उपयोग हमले के लिए नहीं कर सकता था। छप छप, गुकिंग ने अपनी निगाहें हटाईं और अपने सभी स्पिरिट स्टोन निकाल लिए, जिनकी कुल संख्या 150 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थी। अपनी सोच को बदलते हुए उन्होंने यिन यांग ग्रेट दाओ सोंग का अभ्यास शुरू किया। यिन यांग ग्रेट दाओ सोंग की साधना का सबसे कठिन हिस्सा आदिम यिन यांग ची को संघनित करना था। मूल यिन यांग ची के बिना आपकी प्रतिभा कितनी भी उच्च क्यों न हो, साधना शुरू करना असंभव होगा। हालांकि गुकिंग के पास आदिम यिन यांग क्यू ही नहीं थी, लेकिन उसके पास एक दाओ अस्थि थी। दाओ अस्थि द्वारा बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद आदिम यिन यांग क्यूई के अंश उत्पन्न हुए। जैसे ही आदिम यिन यांग क्यूई प्रकट हुई, शरीर की कोशिकाओं ने तुरंत एक तीव्र लालसा व्यक्त की और विकसित होने के लिए आदिम यिन यांग क्यूई को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। जिन लोगों ने साधना की थी वे जानते थे कि सच्ची चीज शरीर को पोषण दे सकती है, उसे बीमारियों से प्रतिरक्षित बना सकती है, उसकी नींव को मजबूत कर सकती है और उसके सार को समेकित कर सकती है। और सच्ची ची का स्तर जितना उच्च होगा, शरीर को पोषण देने का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। आदिम यिन यांग ची को सभी चीजों की मातृ ची कहा जा सकता है, जो शरीर को पोषण देने के लिए सर्वोत्तम खजाना है। गुकिंग ने आदिम यिन यांग ची को नियंत्रित किया, जिससे उसकी नाड़ियों पर प्रभाव पड़ा। शरीर की नाजुक नसें आदिम यिन यांग ची के प्रभाव में तेजी से खुल गईं और चौड़ी हो गईं, जिससे वे अधिक लचीली हो गईं। रात जल्दी बीत गई और गुकिंग ने मानव शरीर की सभी 9 मुख्य नसों को खोल दिया। तार्किक रूप से देखा जाए तो यदि सब कुछ खोल दिया जाए तो वह 9वें स्तर का ची संघनन क्षेत्र होगा, लेकिन इसका मतलब था सभी 9 मेरिडियन को सच्ची ची से भरना, जबकि गुकिंग ने एक भी मेरिडियन नहीं भरा था। अधिक से अधिक उन्हें प्रथम स्तर के ची संघनन क्षेत्र का माना जाता था। मुझे स्पिरिट स्टोन कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, गुकिंग ने मन ही मन सोचा। यदि उसके पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन होते तो वह 3 दिनों में 9वें स्तर के ची संघनन क्षेत्र तक साधना कर सकता था।
आखिरकार उसकी दाव अस्थि लगातार आदिम यिन यांग क्यूई को परिवर्तित कर सकती थी। आदिम यिन यांग छी उसकी देह और नसों को शीघ्रता से पोषण प्रदान कर सकती थी। लगभग कोई बाधा नहीं थी। गुकिंग ने तुरंत स्नान किया और तेजी से परिवार के फेंगलू हॉल की ओर चल पड़ी। ची संगणन क्षेत्र में प्रवेश करने पर 100 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों का पुरस्कार मिला। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मच्छर का पैर भी मांसी होता है। लिन चेन, क्या तुम भी फेंगलू हॉल जा रहे हो? गुकिंग ने आश्चर्य से पूछा। लिन चेन को जाहिर तौर पर कोई वजीफा नहीं मिलता था, तो वह फेंगलू हॉल में क्या कर रहा था? क्या वह एक बार फिर खुद को अपमानित करने जा रहा था? अगर कोई और होता तो गुकिंग स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं सोचती। आखिर कौन सा सामान्य व्यक्ति अपमानित होना पसंद करता है? लेकिन लिन चेन अलग था। निकम्मा होने के बावजूद वह हर दिन डांट सुनने के लिए प्रशिक्षण मैदान में जाता था। जितने ज्यादा लोग उसे कोसते थे, वह उतना ही खुश नजर आता था। कभी कभी तो वह मुस्कुराता भी था और शांति से इसका सामना करता था। सच कहूं तो गुकिंग को लिन चेन की सोच बिल्कुल समझ नहीं आई। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लिन चेन ने गुकिंग को ठंडी निगाहों से देखा, फिर बेपरवाही से एक वाक्य कहते हुए उसके पास से गुजर गया। हम एक दूसरे को नहीं जानते, और हां, आपको मुझे युवा कबीले का नेता कहना चाहिए। गुकिंग अवाक रह गई। एक ही छत के नीचे बड़े होने के कारण वे एक दूसरे से परिचित क्यों नहीं होंगे? और वैसे भी लिन चेन किस तरह का निकम्मा युवा कुल नेता था? वह तो लिन चेन का भावी बहनोई था। अगर तुम्हारी बहन न होती तो तुम्हारी परवाह कौन करता, युवा कुल प्रमुख? तुम निकम्मे हो। गुकिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। अगर लिन चेन के पिता अपने अहंकारी रवैये के साथ कबीले के मुखिया न होते तो उन्हें बहुत पहले ही पीट पीट कर मार डाला गया होता। आप फेंगलू हॉल में क्या कर रहे हैं? मैनेजर लिन माओलियांग ने अधीरता से पूछा, और लिन चेन के प्रति अपनी नापसंदगी को छिपाया नहीं। मेरी साधना ने शरीर को मजबूत बनाने के द्वितीय स्तर को पार कर लिया है, इसलिए मैं अपना पुरस्कार लेने आया हूं। लिन चेन ने शांत भाव से कहा। वास्तव में? लिन माओलियांग स्तब्ध रह गई और उसने लिन चेन को संदेह भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। बेशक, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। परिवार के जिन कनिष्ठ सदस्यों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए और वे अपने मासिक वजीफे में वृद्धि के लिए आवेदन कर सकते थे। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो चाहे तुम युवा कबीले के नेता ही क्यों न हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूंकि उसने इतना कह दिया था, इसलिए लिन माओलियांग को लिन चेन की परीक्षा लेनी ही पड़ी, भले ही वह अनिच्छुक था। अन्यथा यह कर्तव्य की अवहेलना होगी। परीक्षण उपकरण को बाहर निकालकर और उसकी जांच करके लिन चेन ने वास्तव में शरीर को मजबूत करने के क्षेत्र के दूसरे स्तर को पार कर लिया था। लेकिन आपने अभी तक मानक पूरा नहीं किया है, इसलिए कोई इनाम नहीं मिलेगा। लिन माओलियांग ने तिरस्कार भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए उपहास किया। लिन चेन की इस असाधारण स्तर की उपलब्धि ने उसे आश्चर्यचकित तो किया, लेकिन ज्यादा नहीं। बॉडी टेम्परिंग दायरे के दूसरे स्तर पर एक 16 वर्षीय व्यक्ति अभी भी किसी काम का नहीं था। क्यों? यह सुनकर कि वहां कोई स्पिरिट स्टोन नहीं है, लिन चेन क्रोधित हो गया। तुम क्यों पूछ रहे हो? 14 वर्ष की आयु में व्यक्ति शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र में साधना कर सकता है। हमारे परिवार की यह अनिवार्यता है कि 1 वर्ष के भीतर व्यक्ति को दूसरे स्तर तक पहुंचना होगा, ताकि उसे पूर्ण मासिक वजीफा प्राप्त हो सके। इस साल आपकी उम्र कितनी है? शरीर को मजबूत बनाने का क्षेत्र शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए है। यदि कोई बहुत कम उम्र में ही प्रशिक्षण शुरू कर देता है तो शरीर विकृत हो सकता है, इसलिए लगभग सभी परिवार 14 वर्ष की आयु के बाद ही शारीरिक प्रशिक्षण की अनुमति देते हैं। 14 वर्ष की आयु से पहले व्यक्ति अधिक से अधिक हल्का फुल्का अभ्यास कर सकता था या शरीर को पोषण देने के लिए बहुमूल्य आध्यात्मिक अमृत का सेवन कर सकता था। बेशक, जैसा कि कहावत है, कोई भी चीज पूर्णतः निश्चित नहीं होती। दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है। अफवाहों के अनुसार कुछ पवित्र भूमि और अमर महान परिवारों के पास अद्वितीय गुप्त विधियां हैं, जो गर्भ से ही साधना करने और बहुमूल्य तरल पदार्थों को अवशोषित करने की अनुमति देती हैं। जन्म के बाद उनके शरीर शुद्ध और दोषरहित होते हैं, उनका शरीर मजबूत होता है और वे जन्म से ही शुरुआती लाइन पर जीत हासिल करते हैं। इसके अलावा बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुप्त तरीके भी हैं। ये गुप्त विधियां अद्वितीय तकनीकें हैं जो पवित्र भूमियों और अमर परिवारों के पास मौजूद हैं। क्या परिवार में यह नियम नहीं है कि जब तक कोई 1 महीने के भीतर किसी क्षेत्र को पार कर लेता है, तब तक वह उसे पूरा कर लेता है? लिन चेन के बोलते ही उसे अचानक याद आया
कि मासिक वजीफा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने आयु वर्ग के लिए निर्धारित स्तर को पूरा करना होता है और फिर उससे आगे बढ़ना होता है। क्या पूरा करना है? लिन माओलियांग ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। लिन चेन का चेहरा उदास हो गया। उसे फेंगलू हॉल आने पर कुछ हद तक पछतावा हो रहा था। वह कल रात अपनी सफलता को लेकर इतना उत्साहित था कि परिवार के नियमों को भूल गया। लेकिन चूंकि वह पहले से ही यहां था, इसलिए वह निश्चित रूप से निराश होकर वापस नहीं जा सकता था। लिन चेन का दिमाग तेजी से सोचने लगा और जैसे ही वह लिन माओलियांग से कुछ स्पिरिट स्टोन हड़पने के लिए शर्त लगाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, तभी एक आवाज ने उसे रोक दिया। मैनेजर लिन्नू। गुकिंग अंदर आई और लिन चेन को उसकी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद की। हालांकि वह लिन चेन को बेहद नापसंद करता था और यहां तक कि वह चाहता था कि वह खुद को मूर्ख साबित कर दे, लेकिन चूंकि उसने इसे देख लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे हस्तक्षेप करना पड़ा, अन्यथा यह आसानी से गपशप का कारण बन जाता। वह गुकिंग एक दयालु और नेक सज्जन व्यक्ति थे, एक बेमिसाल अच्छे जीजा थे। युवा स्वामी गुकिंग। गुकिंग को देखते ही लिन माओलियांग ने तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान बिखेर दी। क्या आपको फेंगलू हॉल में किसी चीज की जरूरत है? कृपया बैठ जाइए। उसकी चापलूसी भरी हरकतें देखकर लिन चेन को बहुत गुस्सा आया। उनका लिन परिवार सचमुच एक बाहरी व्यक्ति के सामने झुक गया और उसकी चापलूसी करने लगा। यह ऐसी बात थी जिसे वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अक्रोई जरूरत नहीं, मैं ची संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं। कृपया इसे मेरे लिए रिकॉर्ड कर लीजिए। गुकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। अरे, इतनी जल्दी? लिन माओलियांग आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि वो जानता था कि गुकिंग पहले ही बॉडी टेम्परिंग दायरे के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका है, फिर भी वो केवल 16 वर्ष का था। उसने शुरू में सोचा था कि गुकिंग को क्यूई संघनन क्षेत्र की बाधा को महसूस करने से पहले कम से कम कुछ महीनों तक स्थिर होने की आवश्यकता होगी। गुकिंग ने सहमति में गुनगुनाया और अपनी शुद्ध यांग ट्रूची से परीक्षण आध्यात्मिक उपकरण को स्पर्श किया। यह सचमुच ही संघनन क्षेत्र है। बधाई हो, युवा मास्टर गुकिंग। यह देखकर लिन माओलियांग बेहद प्रसन्न हुआ और गुकिंग के प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ गया। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत को सम्मान दिया जाता था और सत्ता में बैठे लोगों का हर जगह आदर किया जाता था। उसने तुरंत गुकिंग का नाम दर्ज कराया और 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले। गुकिंग का मासिक वेतन अब 20 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होंगे। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह कम मात्रा भी नहीं थी, जो एक साधारण ची संघनन क्षेत्र के साधक के लिए 10 दिनों से लेकर आधे महीने तक प्रशिक्षण करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा यह सुविधा परिवार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई थी, जबकि कुछ छोटे मोटे अवैध किसानों को हर चीज के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ता था। 20 आध्यात्मिक पत्थर, कौन जानता था कि उन्हें प्राप्त करने के लिए कितना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। इतनी शुद्ध यांग ट्रूची, क्या इस लड़के ने कोई विशेष शारीरिक क्षमता विकसित कर ली है? लिन चेन के मन में एक आश्चर्यचकित महिला की आवाज गूंजी, जो प्रकृति की ध्वनि की तरह अलौकिक और मधुर थी। एर गुरुजी, आपने क्या कहा? लिन चेन ने कुछ अविश्वास भरे लहजे में पूछा। जहां तक उसे पता था, गुकिंग की हड्डियों की संरचना उत्कृष्ट थी, उसमें कोई विशेष शारीरिक बनावट नहीं थी। इसमें कोई गलती नहीं है। हालांकि इस लड़के ने अपनी वास्तविक ऊर्जा की गुणवत्ता को कमजोर और रूपांतरित कर लिया है और आम लोग इसे नहीं पहचान सकते, लेकिन मैं एक नजर में देख सकती हूँ कि उसके पास निश्चित रूप से शुद्ध यांग काया है, जो इतनी शुद्ध यांग ऊर्जा को संघनित कर सकती है। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। तो गुरुजी, क्या आप ये जांच सकते हैं कि उसने कौन सी विशेष शारीरिक क्षमता जागृत की है? लिन चेन ने तुरंत पूछा। यह टूटी हुई तलवार से जुड़ा एक रहस्यमय शक्ति स्रोत था, जिसने पिछली रात उसे सर्वोच्च तलवार सिद्धांत का संचार किया था और उसे बताया था कि उसके पास एक खंडित सहज तलवार की हड्डी है। वर्षों की लग्न से साधना करने के बावजूद वह विभिन्न लोगों को पार नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि उसकी सारी जीवन शक्ति, जिसमें उसके द्वारा ग्रहण किए गए आध्यात्मिक अमृत भी शामिल थे, टूटी हुई हड्डी द्वारा अवशोषित हो गई थी। लिन चेन को लगा कि आखिरकार वह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला है और गुकिंग को हराना अब उसके सामने स्पष्ट था। लेकिन अब अगर आप उसे यह बताएं कि गुकिंग की शारीरिक बनावट भी विशेष है, तो फिर वह गुकिंग को कैसे हरा पाएगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी जूनियर की जासूसी करूं? टूटी हुई तलवार की आवाज में छिपी हुई आत्मा का अंश तुरंत ठंडा पड़ गया। उसका जीवन किस प्रकार का था? किसी पुरुष के शरीर की जासूसी करने के लिए उसे नियुक्त करना
उसकी गरिमा का क्या? मालिक, वहां हजारों विशेष शारीरिक बनावट वाले लोग थे, कुछ मजबूत और कुछ कमजोर, और लिन चेन को यह जानने की सख्त जरूरत थी कि गु किंग की शारीरिक बनावट कैसी थी। वह सोच रहा था कि क्या वह थोड़े समय में गु किंग की बराबरी कर पाएगा। लिन चेन यह नहीं भूला था कि गु किंग के क्यूई संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह उसकी बहन से शादी करेगा। उसके लिए समय खत्म होता जा रहा था और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुमने अभी तक मेरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और न ही तुम सचमुच मेरे शिष्य बने हो, इसलिए तुम्हें मुझे फिर कभी गुरु नहीं कहना चाहिए। महिला की आवाज ठंडी थी, उसमें किसी भी प्रकार की भावना का अभाव था। वह कभी किसी पुरुष के शरीर को नहीं देखती थी। इसके अलावा गु किंग का शारीरिक गठन तो स्पष्ट ही था। यह निश्चित रूप से शुद्ध यांग प्रकार का एक विशेष शारीरिक गठन था। इसमें देखने लायक क्या था? इसके अलावा वह लिन चेन से बहुत असंतुष्ट थी। वह बहुत पहले ही जागृत हो चुकी थी और अब जाकर उसने साधना विधि लिन चेन को सिखाई। पहले तो वह लिन चेन की योग्यता को कुछ हद तक कम आंकती थी। दूसरे, लिन चेन की जन्मजात तलवार की हड्डी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं थी। उसे पहले शिष्य के रूप में लेना बेकार होता, क्योंकि तलवार की हड्डी को अभी भी विभिन्न स्तरों को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता थी। तीसरी बात, उसके पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं था। लिन चेन को तलवार चलाने की तकनीक सिखाना अंतिम उपाय था। ठीक है, लिन चेन अनिच्छुक लग रही थी। मैं देखती हूं कि यह लड़का तुम्हारा काफी ख्याल रखता है, फिर भी तुम उससे इतनी दुश्मनी क्यों रखती हो? महिला ने उत्सुकता से पूछा। वह समझ सकती थी कि हालांकि गु किंग को लिन चेन के लिए बहुत स्नेह नहीं था, लेकिन वह उसके प्रति दुर्भावना भी नहीं रखता था, और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जब भी गु किंग लिन चेन को परेशान होते देखता तो वह मदद के लिए आ गया था। गु किंग ने तो लिन चेन को निकम्मा होने के बावजूद भी तिरस्कार नहीं किया, तो लिन चेन में गु किंग का तिरस्कार करने की हिम्मत कैसे हो सकती है? गु किंग एक पाखंडी, धूर्त और षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। वह मेरी बहन के लायक बिल्कुल नहीं है। लिन चुकिंग का नाम सुनते ही लिन चेन ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। वह अपनी निर्मम और रहस्यमयी बहन को गु किंग से शादी करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगा। इसके अलावा उन्होंने एक बात का जिक्र नहीं किया, लिन चुकिंग उनकी सगी बहन नहीं थी। लिन चुकिंग की शादी के ख्याल से ही उसका दिल घुटन की हद तक दुखने लगा था। उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि गु किंग पाखंडी कैसे हो सकती है। यह पता चला है कि भाग्य का पुत्र लिन चेन मेजबान के प्रति गहरी दुर्भावना रखता है और मेजबान की संपत्ति लूटने का प्रयास कर रहा है, इसलिए सुपर काउंटर आर्मर सक्रिय हो गया है। लिन चेन की 1000 इकाइयों की संपत्ति को प्रतिलूट कर नष्ट किया जा रहा है। इनसे पता चला है कि नियति के पुत्र लिन चेन के मन में मेजबान के प्रति प्रबल द्वेष है, जिसके कारण सुपर काउंटर आर्मर सक्रिय हो गया है। यह भी पता चला है कि लिन चेन के पास उन्नति का एक बड़ा अवसर है। खैर, तो वह नायक है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह जहां भी जाता है उसका उपहास किया जाता है, फिर भी वह इसका आनंद लेता हुआ प्रतीत होता है। गु किंग फेंगलू हॉल से बाहर निकला और सिस्टम से सूचना मिलने के बाद उसके चेहरे पर भाव विभोरता छा गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में कोई ड्रैगन राजा होगा, और ड्रैगन राजा ठीक उसके बगल में था। वह ड्रैगन किंग का भावी बहनोई भी बन चुका था, और ड्रैगन किंग के नायक के रूप में लिन चेन अपनी बहन की किसी और से शादी को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? नहीं, उपन्यास की प्रचलित धारणाओं के अनुसार वे दोनों जैविक भाई बहन नहीं हो सकते हैं। गु किंग को लिन चेन और लिन चेंटियन की शक्लें याद आ गईं। वे दोनों दिखने में बहुत समान थे, दोनों ही साधारण थे। हालांकि लिन चुकिंग इस पिता और पुत्र से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी। लिन चुकिंग इतनी परिपूर्ण थी कि वह किसी मानव निर्मित जीव जैसी नहीं लगती थी। उसका शरीर सुडौल और मनमोहक था। उसका स्वभाव अलौकिक और परिष्कृत था। उसकी सुंदरता दिव्य थी। उसकी सुंदरता दुनिया में अद्वितीय थी, भव्य थी, और उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती थी। गु किंग को लंबे समय से पता था कि लिन चेन हमेशा से लिन चुकिंग से उसकी शादी का विरोध करता रहा है, लेकिन महत्वहीन होने के कारण वह सफल नहीं हो पाया था। उस समय उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, बस यही मान लिया था कि लिन चेन किशोरावस्था के नखरे दिखा रही है। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे सब कुछ गड़बड़ लगने लगा। ऐसा लगता है कि अब या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। गु किंग की आंखें ठंडी थीं। वह लिन चुकिंग से जरूर शादी करेगा। जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसे मार डालेगा। इसके अलावा लिन चेन के मन में उसके प्रति द्वेष पैदा हो गया था और वो उसकी दौलत को लूटना भी चाहता था। जी हां, लिन चेन के पास लोनली स्टार और होस्ट डिवोरिंग फेट थे। परिवार का बलिदान, असीम जादुई शक्ति, शत्रुओं सहित मित्रों और परिवार के सदस्यों की किस्मत को
अप्रत्यक्ष रूप से लूटना। सौभाग्य से उसके पास सुपर काउंटर आर्मर सिस्टम था, जिसने न केवल उसकी किस्मत को लूटे जाने से बचाया, बल्कि लिन चेन की किस्मत की 1000 इकाइयों को प्रतिलूट भी लिया। अगर मैं चू किंग से शादी कर लूं, तो लिन चेन के अधिकार जताने वाले स्वभाव के चलते मुझे उसे जानबूझकर निशाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बस लिन चेन के सामने अपना प्यार जताना होगा, और क्या किस्मत अपने आप मेहरबान नहीं हो जाएगी। गु किंग की आंखों में चमक आ गई। लिन चेन का अनसुलझा होस्ट डिवोरिंग भाग्य, उसके सुपर काउंटर आर्मर सिस्टम का सामना करना, बस एक अनसुलझे दुश्मन से सामना करना था। देखा, उसने कुछ नहीं किया और उसने पहले ही लिन चेन की किस्मत की 1000 इकाइयों को लूट लिया। और एक और अवसर था। यह सोचकर गु किंग घोड़े पर सवार होकर तेजी से लिन परिवार से निकल गई। किंग शहर के दक्षिण में स्थित कृषि क्षेत्र की ओर दौड़ा। यहां बिकने वाली सभी वस्तुएं किसानों के लिए आवश्यक थीं। आम लोग आमतौर पर यहां कदम नहीं रखते थे। सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गु किंग एक बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंची। स्टॉल में तरह तरह की विचित्र और अनोखी चीजें भरी हुई थीं, हथियारों के टुकड़े, बोतलें और जार, अयस्क, किताबें आदि। गु किंग ने मुट्ठी के आकार का एक सुनहरा लौकी उठाया, उसे जांचने का नाटक किया और पूछा, यह किस तरह का लौकी है? यह देखने में सोने की बनी हुई लगती है। बूढ़े व्यक्ति की लंबी सफेद बाहें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर अधीरता का भाव दिखाई दिया। युवक, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो बकवास मत करो। यह एक खजाना है जो मुझे एक प्राचीन खंडहर में मिला है। ओह, गु किंग ने बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा, किसी प्राचीन खंडहर से मिला खजाना, वहां से मिला एक पत्थर भी सस्ता नहीं होगा। आप इस प्राचीन खजाने को कितने आध्यात्मिक पत्थरों में बेचने की योजना बना रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने गु किंग के शब्दों में छिपी व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी को समझ लिया, लेकिन वह जरा भी शर्मिंदा नहीं हुआ और शांत भाव से बोला, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इसे सचमुच एक साधक की गुफा से उठाया है। इसकी आध्यात्मिक शक्ति की कमी देखकर भ्रमित मत होना, यह सोने का तो बिल्कुल नहीं बना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो किसी आध्यात्मिक वस्तु से इस पर कुछ वार करके देखो। अगर तुम इसे नुकसान पहुंचा सकते हो तो मैं इसे तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। आध्यात्मिक कलाकृतियों और जादुई खजानों में आध्यात्मिक सार होता है, और इस सुनहरे लौकी में ऐसा कोई सार नहीं था। यह एक निर्जीव वस्तु की तरह थी। हालांकि सोना आध्यात्मिक कलाकृति के हमले का सामना नहीं कर सकता था। उसने एक आध्यात्मिक वस्तु से इसका परीक्षण किया था और इसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ था। पहले तो उसे लगा कि उसे कोई खजाना मिल गया है, कोई दिव्य वस्तु जो अपनी चमक को छुपाए हुए है, लेकिन कई परीक्षणों के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति का मानना था कि यह एक विशेष धातु से बना था जो आध्यात्मिक शक्ति को धारण नहीं कर सकता था। कठोर होने के अलावा यह बेकार था। उसने इस तरह की कई चीजें संभाली थीं। अगर डिजाइन उत्कृष्ट होता तो उसकी कीमत कुछ स्पिरिट स्टोन के बराबर हो सकती थी, लेकिन अगर वो देखने में अच्छी नहीं होती तो उसे एक स्पिरिट स्टोन के लिए भी बेचना एक अच्छा सौदा होता था। तो फिर आप इसे कितने में बेचने की योजना बना रहे हैं? अगर यह एक से अधिक घटिया किस्म का स्पिरिट स्टोन है तो बोलने की जहमत भी न करें। गु किंग ने उदासीन स्वर में कहा, ठीक है, ये तुम्हारा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने मूल रूप से 30 स्पिरिट स्टोन मांगने की योजना बनाई थी और उसे उम्मीद थी कि कुछ मोल भाव के बाद वो इसे कम से कम 10 में बेच देगा। लेकिन गु किंग आसानी से मूर्ख बनने वाला नहीं था और उसे बेकार की बातों में समय बर्बाद करने की कोई परवाह नहीं थी। एक स्पिरिट स्टोन के बदले इसे बेच देना इसे अपने पास रखने से बेहतर था। ठीक है, गु किंग बेहद खुश था। उसने अपने थैले से एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला, उसे बूढ़े आदमी की ओर फेंका और जल्दी से वहां से चला गया। सिल्यूस लिन चेन के बढ़ते अवसर को छीनने और 50,000 भाग्य अंक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। कि ज्यादा? गु किंग ने आश्चर्य से कहा। लिन चेन के पास कुल मिलाकर केवल 1 लाख भाग्य अंक थे। अगर वह एक ही बार में आधे अंक खो दे तो क्या नायक लिन चेन आधा अपंग नहीं हो जाएगा? ऐसा प्रतीत होता था कि यह सुनहरा लौकी लिन चेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। निश्चित रूप से एक मूल्यवान खजाना, शायद एक ऐसा खजाना जो लिन चेन के पूरे विकास के दौरान उसके साथ रहेगा। गु किंग जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया उतना ही उत्साहित होता गया। उसने तुरंत पूछा, यह सुनहरा लौकी किस स्तर का जादुई खजाना है? यह एक जन्मजात खजाना है जो सभी चीजों को पिघलाकर उन्हें शुद्धतम ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। जन्मजात खजाना? यह सुनकर गु किंग का दिल उत्साह से धड़कने लगा। जन्मजात खजाने सर्वोच्च खजाने थे जो स्वर्ग और पृथ्वी से पहले उत्पन्न हुए थे।
जिनमें जन्मजात अमर आध्यात्मिक प्रकाश समाहित था। जन्मजात खजाने में जन्मजात आध्यात्मिक खजाना और जन्मजात खजाना शामिल हैं। जन्मजात आध्यात्मिक खजाने जादुई खजाने थे जिनमें जन्मजात नियम समाहित थे और जिनके अनगिनत अद्भुत उपयोग थे। जन्मजात खजाने वे खजाने थे जिनमें असाधारण क्षमताएं होती थीं। दोनों के अपने अपने विशिष्ट उपयोग थे। इस सुनहरे लौकी में सभी चीजों को पिघलाने की क्षमता थी, जिसका अर्थ है कि भविष्य में उसे साधना संसाधनों की कभी कमी नहीं होगी। नायक का भाग्य सचमुच अविश्वसनीय है, उसे जन्मजात खजाने भी मिल सकते हैं। गुकिंग ईर्ष्यालु लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ वह खुद को बेहद भाग्यशाली भी महसूस कर रहा था। सौभाग्य से उसके पास सुपर एंटी आर्मर सिस्टम था, अन्यथा वह केवल लिन चेन को धोखे से सफलता प्राप्त करते हुए देख सकता था। मेजबान को ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम के साथ आप एक परिवर्तनीय इकाई बन गए हैं और आपकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से इन भाग्यवान नायकों की उपलब्धियों से कहीं अधिक होंगी। एक चर ही था, साथ ही वह एक जो बच निकला जो अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था। गाइस के अलावा होस्ट के पास वर्तमान में 52,000 भाग्य अंक हैं, जो एक विशाल भाग्य है जिससे आप पहले से ही आधे नायक बन चुके हैं। तो क्या अब मैं भी उस नायक की तरह हो गया हूं जिसकी इच्छाएं पूरी होती हैं और जो कुछ भी मैं सोचता हूं वह साकार हो जाता है? यह जानना जरूरी है कि मुख्य पात्र पूरी तरह से तर्कहीन प्राणी थे। चाहे उनके पास 10,000 वर्षों में एक बार मिलने वाला कोई भी दुर्लभ खजाना क्यों न हो, जब तक वे टहलने के लिए बाहर जाते थे उन्हें तुरंत उसकी खबर मिल जाती थी और वे उसे बिना किसी खास परेशानी के प्राप्त कर लेते थे। वे प्राचीन रहस्यमयी क्षेत्र जो कभी प्रकट नहीं हुए थे, नायक के गुजरते ही खुल जाते थे। संक्षेप में कहें तो नायक को जिस भी चीज की जरूरत होती थी वह मिल जाती थी, मानो पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती हो। शायद जब मेजबान का भाग्य 1,00,000 अंकों से अधिक हो जाए। भाग्य एक बहुत ही आध्यात्मिक चीज थी, या तो यह आपके पास होता था या नहीं, और सिस्टम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता था। यह सच है। गुकिंग ने सहमति में सिर हिलाया। नियति स्वाभाविक रूप से अलौकिक, गहन और रहस्यमय होती है। यदि इसकी सटीक गणना की जा सकती तो क्या इसे अभी भी नियति कहा जाता? वैसे मैं सुनहरी लौकी का उपयोग कैसे करूं? यह सरल है। मेजबान को केवल इसमें जीवन शक्ति या सच्ची ऊर्जा का संचार करना है और अपनी इच्छा शक्ति को इसका मार्गदर्शन करने देना है। इतना आसान? गुकिंग स्तब्ध रह गई। उसे कुछ हद तक अविश्वास भी हुआ। अगर सुनहरी लौकी का इस्तेमाल इतना आसान होता तो दुकानदार को पहले से ही पता होना चाहिए था। उसके पास बेची जाने वाली वस्तुओं की पूरी तरह से जांच न करने का कोई कारण नहीं था। इसी विचार के साथ गुकिंग शहर के बाहर पहाड़ी जंगल में गया और शेष 99 आध्यात्मिक पत्थरों को जमीन पर फेंक दिया। सिस्टम की पद्धति का पालन करते हुए उन्होंने सच्ची ऊर्जा का संचार किया और अपनी इच्छा शक्ति को इसका मार्गदर्शन करने दिया। सुनहरे लौकी की सतह एक निर्जीव वस्तु की तरह स्थिर रही, लेकिन उसके मुंह से एक सम्मोहन बल निकला जिसने सभी आध्यात्मिक पत्थरों को अंदर खींच लिया। यह वाकई इतना ही आसान था, लेकिन अगर सिस्टम ने उसे याद न दिलाया होता तो गुकिंग के विचार निश्चित रूप से स्टॉल मालिक के विचारों के समान ही होते। वास्तविक ची ऊर्जा प्रवाहित करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न देखकर वह अवचेतन रूप से मान लेता था कि यह एक निर्जीव वस्तु है। या तो वह कोई दूसरा तरीका आजमाएगा या फिर हार मान लेगा। यह एक सामान्य व्यक्ति की सोच प्रक्रिया थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति यह जानते हुए कि यह एक निर्जीव वस्तु है, इसे जादुई खजाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि जन्मजात खजाने वास्तव में असाधारण थे। उन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता के बिना भी उपयोग किया जा सकता था। कुछ देर बाद गुकिंग ने सुनहरी लौकी खोली। उसमें मौजूद आध्यात्मिक पत्थर पहले ही पिघलकर एक शुद्ध आध्यात्मिक तरल में बदल चुके थे, जो अशुद्धियों से पूरी तरह मुक्त था और सीधे अवशोषण के लिए तैयार था। गुकिंग ने उसे एक ही घूंट में निगल लिया। उसके शरीर में अपार ऊर्जा का प्रवाह हुआ और गुकिंग ने तुरंत यिन यांग ग्रेट दाओ सॉन्ग का प्रयोग करके उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक द्रव उसकी दाव अस्थि द्वारा अवशोषित हो गया और गुकिंग ने शीघ्र ही क्यूई संघनन क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर विजय प्राप्त कर ली। मेरी साधना की गति बहुत तेज है। गुकिंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह जानना जरूरी है कि साधना करना कठिन था, स्वर्ग में जाने से भी ज्यादा कठिन। मानव शरीर की नाड़ी वाहिकाएं बहुत नाजुक होती हैं। उन्हें खोलने के बाद उन्हें गर्म होने और पोषण प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता होती है।
दूसरे, आध्यात्मिक पत्थरों में अशुद्धियां होती थीं और उन्हें अवशोषित और उपयोग करने से पहले परिष्कृत और शुद्ध करने की आवश्यकता होती थी, जिसमें समय लगता था। लेकिन उनकी दाओ अस्थि इन यांग ग्रेट दाओ सोंग की सहायता से उनकी स्तर उन्नति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, मानो साधना की सभी कठिनाइयां अस्तित्व में ही न हो। अब सुनहरे लौकी के जुड़ने से भविष्य में विभिन्न लोकों को पार करना रॉकेट की सवारी करने जैसा होगा, जो अविश्वसनीय शक्ति के साथ आकाश की ओर उड़ान भरता है। यह सोचकर गुकिंग सीधे दानव पशु पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़ा, ताकि वह दानव पशुओं का शिकार कर सके और फिर उन्हें शुद्धिकरण के लिए सुनहरे लौकी में फेंक सके। इसके अलावा राक्षसी जानवरों को मारने पर सिस्टम रिवॉर्ड मिलते थे, जिससे आनंद दोगुना हो जाता था। अब उसे सबसे ज्यादा कमी साधना संसाधनों और विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकों की थी। उसने सोचा कि क्या सिस्टम उन्हें उत्पन्न कर सकता है। लिन चेन की बात करें तो छोड़ो, उसकी ताकत बढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण था। गुकिंग सिर्फ इसलिए लिन चेन को घूरता नहीं रहेगा क्योंकि वह मुख्य पात्र है और अपनी साधना की उपेक्षा करेगा। ऐसा करना तो उल्टा काम होगा। एक जबरदस्त झटका लगा, जिससे लिन चेन के मुंह से ताजा खून निकल आया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कोई कीमती चीज छीन ली गई हो, जिससे वह घबरा गया और बेचैन हो गया। तुम्हारे साथ क्या गलत है? लिन चेन के मन में टूटी हुई तलवार कांप उठी और एक महिला की चिंतित आवाज सुनाई दी। मुझे नहीं पता। लिन चेन ने अपना सीना पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा। उसे फेंगलू हॉल में घुटन भरा दबाव महसूस हो रहा था, मानो कोई अदम्य शक्ति उससे कुछ छीन रही हो। हालांकि यह भावना जल्दी आती और चली जाती थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि यह उसकी साधना में कोई समस्या है। अब जब वो घर आ गया था तो वो भावना पहले से भी अधिक प्रबल होकर लौट आई और इसके विपरीत प्रभाव से उसे सीधे तौर पर चोट पहुंची। अजीब बात है, उस पर कोई श्राप नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? उसने स्वर्ग और मनुष्य के बीच के संबंध और स्वर्गीय मार्ग से मिली चेतावनी के बारे में सोचा। इस गहन काल्पनिक दुनिया में एक निश्चित स्तर तक साधना करने से स्वर्ग और मनुष्य के बीच संवाद स्थापित हो पाता था। दूसरों की दुर्भावना को महसूस किया जा सकता था और यहां तक कि जब अवसर छीन लिए जाते थे तब भी। बेशक इस संवाद को अपेक्षाकृत सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि स्वर्गीय दाव की चेतावनी एक सूक्ष्म संयोग थी, या यूं कहें कि यह एक ऐसी चेतावनी थी जो दिव्य स्वर्गीय दाव द्वारा दी गई थी। स्वर्गीय मार्ग की चेतावनी को अनसुना नहीं किया जा सका। हालांकि स्वर्गीय मार्ग की चेतावनी केवल महान भाग्य वाले लोगों के लिए थी। किसी व्यक्ति से अवसर छीन लिए जाने के बाद उसे नियति के दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। अगर लिन चेन को भाग्य का झटका लग रहा था, तो फिर इतने अच्छे भाग्य वाले व्यक्ति से उसका अवसर कैसे छीना जा सकता है? युवक स्वामी, क्या आपको ताबीज की आवश्यकता है? मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके में कई बागी किसानों और छोटे परिवारों द्वारा बसाया गया एक बाजार कस्बा है। यहाँ वस्तुएं कम कीमत पर खरीदी जाती हैं और अधिक कीमत पर बेची जाती हैं, और धोखाधड़ी और छल कपट भी होते हैं। यह युवा गुरु सचमुच अद्वितीय हैं। वे निश्चित रूप से एक बड़े परिवार के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति होंगे, जिनके पास आध्यात्मिक कलाकृतियों, ताबीजों या अमृतों की कोई कमी नहीं होगी। युवा स्वामी, कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे पास यहाँ राक्षसी पर्वत श्रृंखला का नक्शा है। यह युवक हताश था। उसने सीधे गुकिंग का रास्ता रोक दिया और उसे जाने नहीं दिया। उसने देखा कि गुकिंग युवा है और उसने उसे बेचने के लिए दबाव बनाने का इरादा किया। हट जाओ, मैं मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन रेंज में कई बार जा चुका हूँ। गुकिंग अपने घोड़े पर अविचलित होकर बैठा रहा और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। तो आखिरकार वह नौसिखिया नहीं है। यह सुनकर वह युवक तुरंत रास्ते से हट गया। दूसरा पक्ष कोई नौसिखिया नहीं था। वह उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। सीधे शब्दों में कहें तो वह कमजोरों को धमकाता था और बलवानों से डरता था। साठी दाओवादी, हमें द्वितीय श्रेणी की एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी मिली है और हमें दोची संघनन क्षेत्र के साधकों की कमी है। क्या आप हमारे साथ अन्वेषण करने में रुचि रखते हैं? इसी समय साधारण कपड़े पहने 3 अधेड़ उम्र के पुरुष पास आए। दिलचस्पी नहीं है। गुकिंग यहाँ राक्षसी जानवरों का शिकार करने आया था, न कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज करने, इसलिए उसे किसी टीम की जरूरत नहीं थी। अधिक लोगों के आने से चीजें और भी कठिन हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ टीमें भर्ती करने वाले ज्यादातर लोग धोखेबाज कृषक होते हैं। भगवान ही जाने कि वे सचमुच एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं
या लोगों को राक्षसी पर्वत श्रृंखला में फंसाकर उनकी हत्या करना चाहते हैं। बॉस, यह लड़का शायद 20 साल से ज्यादा का नहीं होगा। यह किसी छोटे से साधना परिवार का प्रतिभाशाली बच्चा होगा। क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए? वे लोग गुकिंग की दूर जाती हुई आकृति को देखते रहे और धीमी आवाज में आपस में बातचीत करते रहे। छोटे परिवारों से आने वाले प्रतिभाशाली लोग जो प्रशिक्षण लेने के लिए बाहर से आते हैं, उनके पास आमतौर पर आध्यात्मिक कलाकृतियां और चमत्कारी औषधियां होती हैं। उनके लिए वह चलता फिरता मोटा मेमना था। अनुसरण करना। बॉस ने एक पल सोचा और फिर पीछे जाने का फैसला किया। वे कई वर्षों से अपराध कर रहे थे और डकैती में उन्हें काफी अनुभव था। उन्हें पता था कि वे किसे निशाना बना सकते हैं और किसे नहीं। राक्षसी पर्वत श्रृंखला विशाल और असीम है। राक्षसी पर्वत श्रृंखला का यह विशेष क्षेत्र बहुत बंजर है और आमतौर पर बड़े संप्रदायों या परिवारों के प्रतिभाशाली लोग यहां नहीं आते। छोटी सेनाओं से आने वाले प्रतिभाशाली लोग जो यहां आते हैं, उनके साथ कोई प्रशिक्षक नहीं होता। गुकिंग जैसे लोग जो बाघों से न डरने वाले नवजात बछड़ों की तरह अभिमानी होते हैं। हालांकि उनमें कुछ कौशल होता है, लेकिन वह बहुत अधिक नहीं होता। उन्होंने पहले भी ऐसे लोगों को मार डाला था। इस काम के बाद वे किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, जो कि राक्षसी जानवरों को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से कहीं बेहतर था। बाहर आओ। गुकिंग एक घाटी में पहुंचा, अपने घोड़े को जंगल में छोड़ दिया और फिर घने जंगल में एक निश्चित स्थान को देखते हुए शांत भाव से बोला। हालांकि उसे किसी के द्वारा पीछा किए जाने का पता नहीं चला था, लेकिन सिस्टम ने उसे संकेत दिया था कि 3 लोग उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे रखते हैं। जैसे ही गु किंग की आवाज बंद हुई, 3 अधेड़ उम्र के आदमी बाहर निकल आए। ये वही 3 लोग थे जिन्होंने उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। क्या वे मेरे साथ किसी मोटी भेड़ जैसा व्यवहार कर रहे हैं? गुकिंग ने एक भाला निकाला। वह तीनों की साधना का स्तर नहीं जान सका, लेकिन यह ची संघनन के अंतिम स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। आखिरकार ची संघनन क्षेत्र के अंतिम चरण के साधक कुछ छोटे परिवारों में भेंट के रूप में काम आ सकते थे। स्थिर आमदनी होने पर भी कौन इतना खतरनाक जीवन जीना चाहेगा? जब तक वे ची संघनन के अंतिम चरण में नहीं थे, गुकिंग को विश्वास था कि वह उनसे निपट सकता है। उसके पास अपार दैवीय शक्ति थी, जो पहले ही 3.5 लाख कैटी तक पहुंच चुकी थी। उसके भाले का एक ही वार उन्हें मांस के पेस्ट में बदल सकता था। वह अपनी असीम शक्ति से सभी तकनीकों को ध्वस्त कर देता था। इसके अलावा उसके पास एक दिव्य अंतरिक्ष प्रतीक भी था, इसलिए वह उनसे किसी भी तरह की कपटपूर्ण चाल से नहीं डरता था। बच्चे, हमें सिर्फ धन चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो अपना सामान रखने वाला थैला हमें सौंप दो। तीनों ने तुरंत गुकिंग को घेर लिया और ठंडे लहजे में बात करने लगे। हिम्मत है तो आकर ले जाओ। गुकिंग ने उपहास किया और फिर तुरंत बोलने वाले पर अपना भाला घुमा दिया। उसने अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। उसके पूरे शरीर की जीवन शक्ति एक भेड़िए के धुएं की तरह फूट पड़ी और भाले की अर्धचंद्राकार रक्त प्रकाश चमक उठी। इस भाले के प्रहार की भयावह शक्ति को देखकर उसने सहज रूप से चकमा दिया। विरोध करने का साहस भी नहीं किया। एक जोरदार आवाज के साथ एक बड़ा गड्ढा उस जगह पर ढह गया जहां वो अभी खड़ा था। राहत की सांस लेते हुए उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। सौभाग्य से उसे युद्ध का भरपूर अनुभव था और उसने सहज ही वार से खुद को बचा लिया, वरना भाले का वह वार उसे निश्चित रूप से चूर चूर कर देता। अफसोस की बात है, गुकिंग को इस बात का कुछ अफसोस था कि वह एक भी व्यक्ति को मार नहीं सका। ये लोग जो हर समय खतरे की तलवार की नोक पर जीते थे, वाकई कुशल और युद्ध के समृद्ध अनुभव वाले थे। जिनके पास कौशल नहीं होता, वे तो बहुत पहले ही मर चुके होते। यह आदमी बहुत मजबूत है, चलो साथ चलते हैं। नेता धाड़ा, लेकिन फिर मुड़ा और भाग गया। कहावत है कि एक माहिर की चाल ही उसकी कुशलता को दर्शाती है। गुकिंग की ताकत इतनी अपार थी कि वे निश्चित रूप से उसका सामना नहीं कर सकते थे। इस बार उनका सामना एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से हुआ था। बैंग बैंग। आगे बढ़ने वाले दोनों लोग फटे हुए बोरों की तरह जितनी तेजी से आए थे, उससे भी अधिक तेजी से बाहर निकल गए। गुकिंग ने तुरंत अपनी गति तकनीक को सक्रिय करके उनका पीछा किया। घास काटते समय उसकी जड़ को उखाड़ना जरूरी होता है। ये तीनों उसे लूटना चाहते थे और संयोगवश गुकिंग भी उन्हें लूटना चाहता था। आखिरकार दुश्मन को मारने से न केवल उसकी संपत्ति मिलती है, बल्कि सिस्टम से एक अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलता है। बूम! गुकिंग के भाले ने आने वाली तलवार की रोशनी को चकनाचूर कर दिया। अपने सामने सब कुछ बहा ले गया। उसके पूरे शरीर की जीवन शक्ति एक धधकती भट्टी की तरह थी।
रुको, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं अपना सामान रखने वाला थैला देने को तैयार हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी बुरी तरह डर गया था। यह राक्षस कहां से आया? उसकी ताकत बहुत ही भयानक थी। भाले का स्पर्श मात्र निश्चित मृत्यु थी। उसमें पलटवार करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। उसके कौशल बेकार थे और वह केवल निष्क्रिय रूप से मार सह सकता था। लेकिन लंबे समय तक बचाव करने से अंततः विफलता ही मिलेगी, और यदि भाला उसे लग गया तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे लिए मर जाना ही बेहतर होगा। कुछ ही देर बाद अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति पर बाले से हमला किया गया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं और नसें फट गईं। हलबर्ड का अर्धचंद्राकार ब्लेड तुरंत पहुंचा और उसका सिर काट दिया। गुकिंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और युद्ध की लूट का माल लूटना शुरू कर दिया। एक शब्द में कहें तो गरीब। उन तीनों के पास मिलाकर केवल 100 आत्मा पत्थर और कुछ उपचार की गोलियां थीं। हालांकि उनकी निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों को कुछ पैसों में बेचा जा सकता था, संभवतः लगभग 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर। मेजबान को शत्रुडिंग झाओशेंग को हराने और 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने पर बधाई। मेजबान को शत्रु युआन युंगजुन को हराने और 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने पर बधाई। अशत्रु झो झिवेन को हराने और पीले रंग की निम्न स्तरीय भाला तकनीक मिश्रित युआन एकीकृत शी भाला प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई पढ़ा। पुरस्कार देखकर गुकिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके दत्तक पिता ने उसे कभी निराश नहीं किया था। उसने तुरंत 2000 आध्यात्मिक पत्थरों के साथ साथ चुराए गए आध्यात्मिक पत्थरों और गोलियों को भी शुद्धिकरण के लिए सोने के लौकी में डाल दिया। फिर उसने वह सब कुछ निगल लिया और शुद्ध ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। यदि वह एक साधारण चीज संघनन क्षेत्र का साधक होता तो वह निश्चित रूप से इतनी विशाल ऊर्जा के प्रभाव को सहन करने में असमर्थ होता। लेकिन गुकिंग का शरीर बलवान था और वह सर्वोच्च साधना विधि इन यांग ग्रेट दाओ सोंग का ज्ञाता रखता था। उसने उफनते आध्यात्मिक द्रव को शीघ्र ही स्थिर कर दिया, जिसे बाद में उसकी दाव अस्थि ने अवशोषित कर लिया, जिससे यिनयांग ग्रेट दाव स्रोत ऊर्जा का सृजन हुआ। गुकिंग का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और वह जल्दी ही क्यूई संघनन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। मिश्रित युआन एकीकृत क्यूई हॉलबर्ड प्राप्त करें। येलो ग्रेड का निम्न स्तर था। स्तर थोड़ा कम था, लेकिन कुछ न होने से बेहतर था। भाला चलाने की तकनीक का ज्ञान अचानक उसके दिमाग में उमड़ पड़ा और गुकिंग ने उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। मिक्स्ड युआन यूनिफाइंग ची हॉलबर्ड में कोई शक्तिशाली चाल नहीं थी। यह मुख्य रूप से गति, सटीकता और निर्ममता पर केंद्रित थी, सब एक साथ। और अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें जिससे भारी चीजें हल्की लगें और भाले को इतनी कुशलता से चलाएं कि पानी भी उसमें से छलक न सके। 1 घंटे बाद गुकिंग ने मिश्रित युआन एकीकृत ची हॉलबर्ड के गहन अर्थ को पूरी तरह से समझ लिया था और उसमें महारत हासिल कर ली थी। आखिरकार भाला चलाने में उनकी महारत पहले से ही बहुत उच्च स्तर की थी, इसलिए पीले रंग की निम्न स्तरीय तकनीक का अभ्यास करना एक ठोस नींव पर निर्माण करने जैसा था। मिक्स्ड युआन यूनिफाइंग क्यूई हॉलबर्ड मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। गुकिंग ने इसे खोलकर देखने के लिए खुद को कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस किया, न कि इसे तिरस्कार की भावना से। शायद दूसरों के लिए मिक्स्ड युआन यूनिफाइंग ची हॉलबर्ड केवल उत्कृष्ट चालों वाली एक हॉलबर्ड तकनीक थी, जिसमें शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा संचार तकनीकों का अभाव था। लेकिन गुकिंग के लिए यह एक अजेय करीबी युद्ध में भाला चलाने की तकनीक थी, जो उनकी अपार दिव्य शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर सकती थी, जिससे भारी चीजें हल्की लगने लगती थीं। दरअसल सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि सबसे उपयुक्त मार्शल आर्ट जैसा कुछ होता है। जो चीज अपने लिए सबसे उपयुक्त हो वही सबसे मजबूत होती है। गुकिंग सीधे मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन रेंज की ओर चल पड़ा। यह विशाल और असीम प्राचीन जंगल एक चमकता हुआ खजाना था, जो उसके अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहा था।